हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार विधानसभा के द्वारा जो सहायक का परीक्षा लिया गया था 24 दिसंबर 2018 को, उसका कंप्लीट सलूशन हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्न जीके के लिए हैं, 30 प्रश्न मैथ और जनरल साइंस के लिए है और बाकी का 30 प्रश्न जो है रीजनिंग के लिए है। ये वीडियो विधानसभा, एएसओ और इसके समतुल्य जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सामान्य सचेतता यानी जनरल अवेयरनेस का। तो पहला क्वेश्चन है, पूसा रूबी एक किस्म का क्या है? तो ये एक तरीके का टमाटर का किस्म है, ऑप्शन सी होगा। तो पूसा रूबी टमाटर की एक बहुत ही लोकप्रिय और उन्नत किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म जल्दी पकने वाली और अधिक उपज देने वाली होती है। टमाटर से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है। इसके जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो हैं पूसा गौरव, अर्का विकास और सोनाली भी टमाटर की प्रमुख किस्में हैं। ये ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान से अक्सर फसलों की किस्मों पर सवाल आते हैं। तो पूसा नाम से शुरू होने वाली अधिकांश किस्में IARI द्वारा ही विकसित होती हैं, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बूझकशी एक राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। बूझकशी अफगानिस्तान का पारंपरिक और राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में घोड़ों पर सवार खिलाड़ी मरे हुए बकरे या बछड़े के शरीर को एक निर्धारित गोले में डालने की कोशिश करता है। यह मध्य एशिया का एक बेहद प्राचीन और साहसिक खेल है। इसके साथ साथ जो भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रीय खेल याद रखना है, जैसे कि भूटान का क्या है राष्ट्रीय खेल? तो ये है तीरंदाजी। उसके साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है कबड्डी। और नेपाल और श्रीलंका दोनों का राष्ट्रीय खेल सेम है और ये है वॉलीबॉल। उसके साथ पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली। तो मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 ईस्वी में खान बहादुर सैयद इमदाद अली द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं, ये जो हैं गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर के संदर्भ में उत्तर जो होगा सैयद इमदाद अली ही होगा। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को यानी गांधी जयंती के अवसर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये जो कार्यक्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उनके मोरिया होला उपन्यास हेतु असमी साहित्य के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे जयंत माधव बोरा, ऑप्शन होगा बी। तो 2018 का असमी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जयंत माधव बोरा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मोरिया होला के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम राज्य के पहले हवाई अड्डे यानी पाक्योंग हवाई अड्डा, नाम है पाक्योंग हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। यह सिक्किम को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ने वाला देश का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो यह था बिहार हेराल्ड, ऑप्शन होगा हमारा ए। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1875 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बाबू गुरु प्रसाद
से। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो वो था सर्वहितैषी और एक बिहार बंधु। ठीक है। पहला उर्दू कौन था? तो नूरुल अनवार, ये आरा से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में सिक्किम के पहले हवाई अड्डे का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अभी हमने ये डिस्कस किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन है पाक्योंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोमिरवेक्स जीन्स से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो शोधकर्ताओं ने केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में टायरोमिरवेक्स जीन्स से संबंधित चींटी की एक दुर्लभ और नई प्रजाति की खोज की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रजाति का नाम रखा गया था टायरोमिरमेक्स रेक्स रखा गया था पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व के प्रथम टेनिस चैंपियन है? तो ये होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ये करंट अफेयर का प्रश्न है तो इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे वर्ष 2018 के लिए एबल पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट पी लैंगलैंड, ऑप्शन ए। तो ये कनाडाई अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, ये गणित का नोबेल पुरस्कार इसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हील ऑफ द लॉ यानी कि धर्म चक्र। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित 24 तिलियों वाला अशोक चक्र सत्य और न्याय के चक्र यानी कि धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान कौन सा है जो 1X-30M GSH बंदूक 8000 kg भारी हथियार को साथ ले जाया जा सकता है? तो ये है सुखोई 30 MK-1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सुखोई 30 MK-1 भारतीय वायुसेना का एक रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला लड़ाकू विमान है। यह रूस के सुखोई कॉरपोरेशन द्वारा विकसित और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये है निर्भय, ऑप्शन ए। निर्भय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे DRDO की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनॉमी और फूलवादी अध्ययन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो यह भारत का प्रमुख संगठन है जो देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण, वर्गीकरण और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये है कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य यानी वार्ड सदस्य और मुखिया सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, यह निर्वाचित नहीं होती है। जिला परिषद व ब्लॉक कमेटी यानी पंचायत समिति के कुछ पदेन या मनोनीत सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों तक होता है और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2018 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थेल्मा अल्डाना एम इवान वेल्सक्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1985 से लेकर के 1990 तक। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन और उत्पादकता बढ़ाना था। नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादकता। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये ध्यान रखना है कि पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन 104 संविधान संशोधन 2019 अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही मनोनयन कर सकते हैं, लोकसभा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए गुजराती कवि सितांशु येशुचंद्र को दिया गया? तो ये होगा ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान। तो प्रसिद्ध गुजराती भाषा के कवि और साहित्यकार सितांशु येशचंद्र को उनके कविता संग्रह वखार के लिए वर्ष 2017 में 27वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी सबको पता होगा, बीजिंग है। ये चीन की आधिकारिक राजधानी बीजिंग है। ये चीन का सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक केंद्र है। संघाई क्या है? तो ये चीन का सबसे बड़ा शहर और मुख्य आर्थिक केंद्र कह सकते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। इंग्लिश में इसको लिखते हैं RENMINBI, जिसकी मुख्य इकाई जो है, यूनिट है, वो है युआन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? तो ये होगा ऑप्शन डी पृथ्वी के लिए। तो जो GSLV F10 मिशन के जरिए हम लोग EOS-03 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं पर रियल टाइम निगरानी रखना था। GSLV का फुल फॉर्म याद रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसे इसरो का नॉटी बॉय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इसके बाद वर्ष 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है? इतिहासकार दिया है और देश। इतिहासकार अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक किससे संबंधित है? तो ये है ईरान से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय द्वितीय के दरबार में ये आया था। किसके दरबार में? ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी भी ये पूछ देता है कि कौन किसके दरबार में आया था। तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद है इब्न बतूता। तो यह मोरक्को से संबंधित है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी पुस्तक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। तो पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। और किसके काल में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो किससे संबंधित है? तो ये इटली से संबंधित है। यह वेनिस का यात्री था। कहाँ का? वेनिस का यात्री था, जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसके बाद है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी इंग्लैंड से संबंधित होगा। ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। तो पीटर मुंडी शाहजहाँ, मार्को पोलो दक्षिण भारत में गया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक और अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय। तो हमारा आंसर क्या होगा? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ये डी है, एक्चुअल में ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो हमें दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो पंडित कार्यानंद शर्मा जो हैं, ये बिहार के एक अत्यंत प्रभावशाली कम्युनिस्ट और किसान नेता थे। उन्होंने मुंगेर जिला में जमींदारों के खिलाफ बढ़ैया टाल या बर्खास्त आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। कौन सा? बढ़ैया
टाल या फिर बर्खास्त आंदोलन इनके नेतृत्व में हुआ था। बर्खास्त आंदोलन। वे स्वामी सहजानंद सरस्वती के करीबी सहयोगी भी थे, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 2 में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची 1 में दिए गए बिहार के कला और शिल्प का मिलान करना है। पहला दिया है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी यह मिथिलांचल की विश्व प्रसिद्ध लोक कला है, तो यह मिथिला की महिला कलाकारी से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ए का 3। ठीक है। नेक्स्ट है मंजूषा कला। तो यह मुख्य रूप से भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें बिहुला बिसहरी की लोक कथा दिखाई जाती है। तो यह अंग प्रदेश की लोक कला है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अंग जो है वो भागलपुर से संबंधित क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद है पत्थरकट्टी। तो गया का पत्थरकट्टी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। कारीगर काले पत्थर पर काम करते थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, कारीगर काले पत्थर पर काम करते थे। उसके बाद है टिकुली कला। तो यह पटना की अनूठी शिल्प कला है जिसमें कांच पर सोने की वर्क से डिजाइन बनाई जाती है, यानी कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं इसमें। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हो गया सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन होगा इसका बी, फुटबॉल। ये किस देश से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे। तो वो थे बाबा तिलक मांझी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इनका उपनाम क्या था, तो जावरा पहाड़िया नाम था इनका। ये पहले ऐसे आदिवासी योद्धा थे जिन्होंने 1784 से 85 में भागलपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उन्होंने तीर मारकर अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ये याद रखना है, प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है। अगस्टस क्लीवलैंड तीर मार करके हत्या कर दी थी। उन्हें 1785 में भागलपुर के एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये अमेरिका से अपनी शिक्षा पूरी कर भारत लौटे और जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर इसमें शामिल हो गए थे। उन्हें स्वतंत्रता के संग्राम में महात्मा गांधी और नेहरू का बड़ा सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवाब शुजाउद्दौला। तो दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध सफदरजंग मकबरा का निर्माण अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में अपने पिता मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान, जिन्हें सफदरजंग के नाम से जाना जाता था, की याद में इन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में सबसे कम उम्र के भारतीय का नाम लिखें या चुनें जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है कौन, ये है अनीस भानवाला, ऑप्शन डी होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में शूटर अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय उनकी उम्र मात्र थी 15 वर्ष उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया था। तो ये होगा ऑप्शन डी, पुणे में। तो अक्टूबर 2018 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति, मतलब उस समय के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुणे के लोनी कालभोर में स्थित MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी परिसर में दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो ये होगा आशा, ऑप्शन बी। आशा का पूर्ण रूप क्या होता है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, पूरा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्रेडिटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, सोशल का मतलब सामाजिक, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है? तो ये होगा ऑप्शन ए, साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह जो है ये इससे संबंधित है, इस कृषि मंत्रालय का ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ये भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुसार राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं, वहीं लोकसभा को निम्न सदन या पॉपुलर हाउस इसे कहते हैं। तो क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड यानी कि परम आदेश? तो ये है ऑप्शन बी, मैंडमस का। मैंडमस का अर्थ होता है परमादेश, यानी कि मैंडमस जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निचली अदालत या निगम को उनके कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है सर्सियोररी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, यानी कि पूर्णतः सूचित करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से? हीबस कॉर्पस, तो हीबस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सशरीर प्रस्तुत करना इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हमें कि कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाया। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्री उड़ान। तो एग्री उड़ान फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत जो है कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके तहत कृषि उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, मेंटरशिप और निवेशकों से फंडिंग दिलाने में मदद की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सामान्य विज्ञान और गणित का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया है सरलीकरण का, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 11/5 प्लस इसको लिख सकते हैं 5/7 माइनस इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस इसको लिखेंगे 1/4। उसके बाद 5, 7, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 3 × 4, 5 के 20, 20 60, 7 42 यानी कि 420। तो 420 ऑप्शन डी में आ रहा है हमारा। तो हम चाहें तो इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सॉल्व करना है इसे तो आप इसे सॉल्व कीजिए पूरा। देखिए ये 5 है, अगर 5 से 5 तो 17 21 चौक 84, तो 11 × 84 होगा, प्लस उसके बाद ये 7 से 7 हटेगा तो 5 × 15 चौके 60, 5 × 60 माइनस 3 हटेगा तो 5 के 20, 7 दूनी 140 हो जाएगा ये, प्लस 4 जब हटेगा तो 5 × 15
और 15 सते 105, तो ये हो जाएगा 105। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 11 में 84 से गुणा कर 11 चौक 84 के 4 हासिल 8, 11 बटे 88 4 92, फिर 60 पाँचे 300 माइनस 140 प्लस 105 बटे में होगा हमारा कितना 420। ये कितना हो जाएगा 1224 और ये 1329 हो जाएगा हमारा, माइनस 140 बटे में 420। 9 से 0 जाएगा 9, 12 से 4 गया 8, फिर 12 से 1 गया 11, 1189 बटे में 420, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हमें ये दिया हुआ है तो सी प्लस डी का बराबर सी प्लस डी रूट 21, तो सी और डी का हमें मान बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो इसके लिए 5 रूट 7 प्लस 2 रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 3, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 माइनस रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 3। तो देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी पर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो परस्पर गुणा करेंगे। तो 5 रूट 7 गुने रूट 7, उसके बाद लिखेंगे 5 रूट 7 गुने रूट 3, उसके बाद होगा 2 रूट 3 गुने रूट 7 प्लस 2 रूट 3 गुने रूट 3 बटे में 7 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये दोनों मिलके 7 हो जाएगा, तो 7 पच्चे 35 प्लस 5 रूट 21 माइनस 2 रूट प्लस 2 रूट 21 प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 35 6 कितना हो जाएगा 41, और ये 5 2 7 बटे में 4, तो ये हो गया 41 प्लस 7 रूट 21 बटे में 4। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 41 बटे 4 प्लस 7 बटे 4 रूट 21, इसको बराबर करेंगे c प्लस डी रूट 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 41 बटा 4 जो होगा c के बराबर होगा, यानी c का मान मिला हमें 41 बटे 4, और ये रूट 21 का जो गुणांक है d है ये 7 बटे 4 के बराबर होगा, तो d बराबर 7 बटे 4। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापारी को 600 रुपये में अपना माल बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि उसे 750 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पे जो 15% दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 15/100 का मतलब क्या होगा, 5 3 15 20 5 100, 3/20। तो ये जो 20 है ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है 20, ये 3 क्या है हानि है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 विक्रय मूल्य है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 600 रुपये है, यानी कि 17 बराबर होगा किसके 600 के। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 600 बटे में 17, तो हमें 20 निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 20 कितना हो जाएगा 600 गुने 20 बटे में 17, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यदि 750 में उसे बेचे तो हमें कितना लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। 600 गुने 20 बटे में 17 गुने 100। ठीक है, तो ये 750 बटे में 600 गुने 20 बटे में 17 माइनस 1 भाग करेंगे तो, और ये 100 हो जाएगा। 17 ऊपर जाएगा तो 75, 750 गुने 17 बटे में होगा 600 गुने 20 माइनस 1 गुने 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 पचे 75, 15 चौके 60, 40 हो जाएगा। 17 पचे 85 ऊपर 80 नीचे माइनस 1 इंटू 100। तो इसको लिख सकते हैं 5/80 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 50 बटे में 8, यानी कि 25 बटे में 4, यानी कि 6.1/4% का हमें लाभ होगा, यानी कि 6.25%। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति निर्भर करती है। तो प्रकाश की गति जो है माध्यम की प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों पर ही निर्भर करती है ये प्रकाश की गति, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो किसी भी माध्यम में तरंग, चाहे वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग हो या ध्वनि तरंग,
कि गति उस माध्यम के भौतिक गुणों यानी कि प्रत्यास्थता और जड़त्व या और घनत्व पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक से तय होती है जो माध्यम के घनत्व और कणों की प्रकृति से संबंधित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो a गुने b बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी, यानी a गुने b बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी। और यदि a b दोनों पूर्ण संख्या नहीं है तो a गुने b बराबर दिया है ए बी प्लस ए, स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा से है। तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो 5 गुणे 3 गुणे 1/2 गुणे 1/3। ठीक है, देखिए 1/2 और 1/3 क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि पूर्ण संख्या होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 1/2, b का मान हो गया 1/3। तो मान रखिए इसमें, तो a गुने b यानी कि 1/2 गुने 1/3 बराबर क्या होगा ए बी प्लस ए, यानी कि 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 ए बी प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, ये होगा 6 1 3, 4/6 यानी कि 2/3 हो गया। तो हम क्या करेंगे 5 गुने 3 गुने 2/3 लिख देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 5 गुने 1 गुने 2। तो 5 गुने ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पूर्ण संख्या के लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे a क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, b क्या है 2, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि -1 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया। तो अब लिखेंगे 5 गुने -1। तो 5 और -1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस और -1, तो 25 प्लस 1 ये कितना हो गया 26। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पे 26 होना चाहिए, ये मिस प्रिंट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई दुकानदार 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। उसी चाय को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। 20% की हानि का मतलब क्या होगा 1/5। तो 5 क्या है क्रय मूल्य है, 1 क्या है हानि है। तो हमारा विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा 5 - 1 बराबर 4 होगा। ये विक्रय मूल्य दिया है 160, तो 4 किसके बराबर होना चाहिए 160 के, तो 1 बराबर होगा किसके 40 के। तो यहाँ से क्रय मूल्य जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा 40 गुने 5 यानी कि 200, यानी क्रय मूल्य मिल गया हमें 200 रुपये। अब कह रहा है कि उसी चाय को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो 200 को 25% के लाभ पे बेचने के लिए क्या करेंगे 125/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 250 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी 250 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। तो ये होता है 9.6 × 10⁻⁷ कूलॉम पर किलोग्राम। ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो विशिष्ट आवेश का अर्थ होता है किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज की बराबर होता है चार्ज बटे में द्रव्यमान, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम बटे में 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, और जब ये भाग देंगे तो लगभग आता है 9.58 × 10⁻⁷ कूलॉम पर kg, जिसको हम लिख सकते हैं 9.6 × 10⁻⁷ कूलॉम पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वित्त कंपनी घोषित करती है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यदि वही राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है तो यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए मान लीजिए मूलधन जो है P है और मिश्रधन हमारा कितना हो गया 8 गुना हो गया। कितने साल में 3 वर्षों में यहाँ पे दिया हुआ है। समय कितना है t बराबर 3 वर्ष, या n बोलिए या t बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन का कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा में 100 का पावर n यानी कि समय होता है। ठीक है,
अब क्या करना है हमें कि यदि वही समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है तो ये कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो ये जो 8 है हमें इसको क्या करना है, इसको 16 करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, p से p कैंसिल कर देते हैं। ये 2 का पावर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 प्लस r/100 का पावर क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बराबर क्या होगा 1 प्लस r/100 का पावर 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का पावर यदि हम 4 कर दें दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये क्या होगा 1 प्लस r/100 का पावर 4। दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 16 क्या है, ये मिश्रधन हो गया और p क्या है हमारा मूलधन, तो 16 गुना हो गया हमारा मिश्रधन। यही करना था हमें, कितने साल में हुआ, तो 4 साल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 और 75 का एलसीएम क्या होगा। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 16 दूनी 32 यानी 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 5 हो जाएगा ये। और उसके बाद 75 को क्या लिखेंगे, 25 3 75 तो 3 गुने 5 का पावर 2। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा वाला घात 2 का पावर 5 फिर 3 फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 32 गुने 25 3 75 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2 गुने 75, 75 दूनी होता है 150 गुने 16, तो 16 85, 16 कम 16 8 24, तो 2400 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास रासायनिक संदेशवाहक यानी मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो निम्न में से कौन सा है। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक संदेशवाहकों को हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी। तो इनमें नलिकाएं होती हैं और ये एंजाइम या अन्य स्राव छोड़ती हैं जैसे कि लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। और एक होती है हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यानी दवाई पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये एंटीपायरेटिक रूप में किया जाता है। पैरासीटामोल एक बहुत ही सामान्य दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने वाली और एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के हिस्से पर काम करके बुखार को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा तो बौना रह जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो वृद्धि हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन मानव शरीर की लंबाई और हड्डियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यदि बचपन में शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है और वह बौना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन बीमारी यानी डिजीज एक वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो ये होगा ऑप्शन हमारा बी, तांबा रोग। तो विल्सन रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। इसमें शरीर भोजन से मिलने वाले तांबे का सही तरीके से उत्सर्जन नहीं कर पाता जिससे यह अत्यधिक मात्रा में लीवर, मस्तिष्क और आँखों की कॉर्निया में और अन्य अंगों में जमा होकर उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में नाइट्रोमीथेन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन होगा हमारा सी। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3NO2। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कुछ विशिष्ट रॉकेट इंजनों और रेसिंग कारों में मोनोप्रोपेलेंट या लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन होगा हमारा डी। तो मानव और अन्य कशेरुकी जीवों में हीमोग्लोबिन में श्वसन वर्णक कहा जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और फेफड़े से ऑक्सीजन को सोख कर शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाने का मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रोटीन वास्तव में एमिनो एसिड के जटिल बहुलक होते हैं। जब हम प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के एंजाइम जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन इसे तोड़ करके इसके बदले सरल रूप में एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं जिसे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात का आयाम क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H का अनुपात माध्यम की आंतरिक प्रतिबाधा यानी कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को दर्शाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मुक्त आकाश में E/H का जो अनुपात होता है वो Z0 होता है और Z0 का मात्रक क्या होता है, तो ये ओम होता है। और ओम किसका ऐसा यूनिट है, तो ये है प्रतिरोध का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण जो है परिभाषित किया जाता है। तो परागण जो एंथर से स्टिग्मा तक के पराग के स्थानांतरण के रूप में हम परागण उसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पौधों में जनन के लिए पराग कणों का नर जो भाग है एंथर, पराग कोश से निकल करके मादा भाग यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहा जाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण मतलब जब परागण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं, और एक होता है परपरागण यानी जब परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा किसी दूसरे पौधों के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो मधुमक्खियाँ सबसे बड़ी परागकर्ता मानी जाती है इस दौर के इसके रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पूर्ववर्ती और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के परवर्ती का योग क्या है। तो देखिए पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर बोलते हैं इसको। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, और इसका 99 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 98 होगा, 1 अंक कम। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और इसका पूर्ववर्ती क्या, इसका परवर्ती यानी कि सक्सेसर, इसका आगे वाला, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला जस्ट, परवर्ती मतलब जस्ट आगे वाला, तो ये होगा 101। और कह रहा है कि दोनों का योग क्या होगा, तो 98 + 101 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 199। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट रेमोनेज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं। तो रेमोनेज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शर्करा अणु है। यह एक डी ऑक्सीहेक्सोज शर्करा है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O5 होता है। इस सूत्र के अनुसार इसमें कितने परमाणु है कार्बन के, 6 परमाणु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से क्या पाया गया है, कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछे तो CaSO4 × 12H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे v बराबर जो दिया है हमारे ऑप्शन में वो ध्वनि का वेग है। तो देखिए मानव मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। ठीक है, तो इसे ध्वनि का अस्थायित्व कहते हैं। तो इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि न्यूनतम दूरी क्या है, डी है। तो ध्वनि को जाने और परावर्तक से टकरा कर वापस आने में तय की गई दूरी कुल कितनी होगी। मान लीजिए ये परावर्तक है हमारा, एक पहाड़ या दीवार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ इसने ध्वनि भेजा v स्पीड से, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा दूरी जो है d दिया है। तो इसे वापस जाने और आने में टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2d तय करेगा। और सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। समय क्या है, समय है 1/10 सेकेंड, चाल क्या है v है और दूरी क्या है 2d है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, v/20। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। मेन फैक्ट याद रखना है ये कि मानव मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है, इसे ध्वनि का स्थायित्व कहते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें इतना ही समय न्यूनतम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ जाएगी। किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो जब नलिका से हीलियम गैस को बाहर निकाला जाएगा
तो नलिका के अंदर निर्वात बनने लगेगा, यानी वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। चूँकि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कि 1 के बराबर होता है, इसलिए माध्यम विरल होने के कारण प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2/2 होता है, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये 2/5 क्या है? p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 63/28 को, तो 63 और 28 में वर्गमूल नहीं होता है इनका, तो हम क्या करेंगे, 63 और 28 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 7×4 = 28, 7×9 = 63, यानी कि ये हो जाएगा 9/4। 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर 12/√3 को लिख सकते हैं 12/3, 3 चौके 12, √4, तो √4 क्या होगा? 2 होगा, 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1 को, और इसको लिखेंगे 20/4, यानी कि 4×5 = 20, यानी कि √5। तो √5 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, तो √5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए, बी और सी का औसत वजन दिया है 58 kg। ए और बी का औसत वजन 44 kg, बी और सी का औसत वजन 51 kg। तो बी का वजन कितना होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन कितना होगा? तो 58 × 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 24 = 4, 5 × 15 = 2, 17, 174। फिर यहाँ पे ए और बी का औसत, यानी ए प्लस बी बराबर दिया है 44, तो 44 × 2 हो जाएगा 88। फिर b प्लस c/2, यानी औसत उसका दिया है 51, तो 51 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 102। हमें निकालना क्या है? b निकालना है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस b प्लस c बराबर 102 + 108, तो ये हो जाएगा 190। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 190 माइनस 174, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर क्या बचेगा? 9 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1, तो 16 kg आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p संख्या 73p की इकाई की जगह पर अंक है, तो p का सबसे छोटा मान क्या है जिसे 73p संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो देखिए इसके लिए ये ध्यान रखना है 3 की विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो हमें क्या करना है, 73p को 3 से पूर्णतः विभाज्य बनाना है। तो 7 + 3 + p, यानी कि 10 + p जो है, हमें p का मान यहाँ पे ऐसा चुनना होगा सबसे छोटा मान कि 10 + p 3 के पहाड़े में आ जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए p का मान यदि हम 0 रखेंगे तो 10 3 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे, अगर p का मान 0 रखेंगे तो 10 + p क्या आएगा? 10 आएगा। p का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा 11, ये भी नहीं कटेगा 3 से। यदि p का मान 2 रखेंगे तो 10 + 2 आएगा 12, 12 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के न्यूनतम भाजक हैं? न्यूनतम मतलब सबसे कम भाजक की संख्या बतानी है। तो देखिए 256 का क्या होता है? 2 का पावर 8 होता है। तो जब कुल भाजकों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके पावर 8 और उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 256 के कुल भाजक कितने होंगे? तो 9 होंगे। फिर 644 को, तो 2 का पावर 2 × 7 का पावर 1 × 23 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको। इसके भाजकों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 का पावर जो 1 है 2 है, इसमें +1 जोड़ेंगे, फिर 7 के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर 23 के पावर में 1 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 572 का, तो 2 का स्क्वायर × 11 × 13 का पावर 1, तो ये 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, तो यह 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी 12 हो गया। 630 का, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1। हम पावर में क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं, सबके पावर में 1 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो
हमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम भाजक। तो न्यूनतम किसका है, 9 न्यूनतम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिकतम पूछता तो ऑप्शन डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फूल विक्रेता 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदता है। यदि वह 2 रुपये प्रति फूल की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 12 रुपये में एक दर्जन खरीद रहा है, तो एक फूल का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपये में एक फूल बेच रहा है, यानी एक फूल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 2 रुपये है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुने 100। तो 1 गुने 100 यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 100% लाभ वो कमा रहा है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। हमें पूरा गुलाब का कुछ निकालने का कोई मतलब नहीं था, निकालेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित और रोहन की औसत मासिक आय 50 रुपये है, यानी 5050 रुपये है। तो रोहन और अनुज की औसत मासिक आय 6250 रुपये। देखिए अमित और रोहन का मासिक आय औसत बोला है, तो कुल मासिक आय कितना हो जाएगा, तो 50-50 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 1 और 5 दूनी 10, 10,100 रुपये। उसके बाद बोला है रोहन और अनुज, तो रोहन और अनुज को लिख सकते हैं ए जे, क्योंकि ए से हमने अमित माना है। इनका मासिक आय दिया है 6250, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1 2 दूनी की 4 1 5 6 दूनी 12, 12,500 हो गया। अब बोल रहा है अमित और अनुज की औसत मासिक आय इतना है, तो अमित और अनुज की औसत मासिक आय दिया है 5200, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 4 5 दूनी 10, 10,400। तो अमित की मासिक आय कितनी है, यानी ए का मासिक आय निकालना है। तो देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो a प्लस आर में से हमने घटा दिया r प्लस ए जे, तो ये कितना हो गया, 10,100 में से 12,500 घटा दिया हमने, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए जे बराबर हो जाएगा 12,500 में से तो 240 यानी 2,400 हो जाएगा। तो माइनस 2,400 हमारा हो गया। अब देखिए इसको और इसको, तो a प्लस ए जे ए माइनस ए जे, तो ए जे से ए जे कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या बचेगा, 10,400 में से 2400 घटाएंगे तो ये होगा हमारा 8,000, तो a बराबर कितना हो गया, 4,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि सबको भाग दे के आप लिख लीजिए और उसमें से डिसाइड कर लीजिए। दूसरा है कि इसका जो हर है इन सब का एलसीएम निकालिए और ऊपर नीचे गुना करके आप हर समान करके आप तुलना करके निकाल सकते हैं। तो भाग करना इजी है, 7/6 को आप भाग देंगे तो ये क्या होगा, 1.16 होगा। फिर 7/9 को भाग देंगे तो 0.77 के आसपास आएगा। 4/5 0.80 आएगा, और 5/7 जो आएगा 0.714 आएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा 5/7 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 70 का ए हो जाएगा। हमारा तीसरा सेक्शन है मानसिक योग्यता यानी मेंटेनेबिलिटी, यानी रीजनिंग वाला सवाल इसमें आएगा। पहला है कि घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सेल शब्द के विपरीत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेल है और यहाँ पे भी सेल है, तो सेल के जो आसपास यानी कि जो एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट में कौन कौन से हैं, तो मूव है, पड़ोसी मतलब समझ लीजिए ऐसा कि मूव है, चिन्ह है, जेल है और रोल है। ये क्या है, पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, इसके विपरीत कभी नहीं हो सकते। विपरीत कौन होगा, जो इन चारों के अलावा अलग हो। तो मूव आप देखिए, मूव ऑलरेडी है। डल हमारा जो है, डल इसका सेल के पड़ोसी इस वाले में नहीं है, यानी डल जो है ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 71 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करण का भाई प्रेम और 2 बहन निशा और नीता हैं। तो देखिए हम बनाते हैं, यहाँ पे करण है, इसका एक भाई है प्रेम, इसका नाम प्रेम है, और इसके 2 बहन हैं, इनके निशा और नीता। करण की पत्नी नाज है।
करण की जो पत्नी है यानी इसका जो विवाह हुआ है वो नाज से हुआ है और उनकी बेटी नक्शा है, तो बेटी का नाम है नक्शा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इनकी बेटी जो है नक्शा है। नक्शा ने अकबर के साथ विवाह किया है, तो नक्शा का विवाह हुआ है अकबर के साथ। और उनके एक बेटा है जिसका नाम राजा है, इनका एक बेटा है जिसका नाम है राजा। अकबर की पत्नी का नीता से क्या संबंध है? तो अकबर की पत्नी यानी नक्शा का नीता से क्या संबंध है? तो नक्शा के ये जो करण है, नक्शा क्या है? बाप है, और इसके बाप की नीता क्या है? बहन है। तो नक्शा नीता जो है नक्शा की बुआ लगेगी, तो इस प्रकार से नक्शा नीता की भतीजी लगेगी। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में डे को EBZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में टुडे को कैसे करेंगे? तो डी इसका लिखते हैं D4A1Y25 E5B2Z26, तो ये 1 1 1, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है। तो अब टुडे का देखते हैं। तो टी का होता है 20, ओ का 15, डी का 4, ए का 1, वाई का 25। इसमें 1 जोड़ेंगे 21, इसमें 1 जोड़ेंगे 16, 5 2 26। यू होता है इसका पी, इसका ई, बी और Z26। तो हमारा आंसर हो गया 73 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो यहाँ पे जो स्टाम्प दिया है इसका हिंदी अर्थ होता है डाक टिकट। तो डाक टिकट के संग्रह को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट यानी टिकट संग्रही। इसी तरीके से कॉइन का मतलब होता है सिक्का, और सिक्के का अध्ययन करने वाले को बोलते हैं मुद्रा शास्त्री यानी कि नुमिस्मेटिस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने वाले डेंटिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है प्रोस्थोडोंटिस्ट यानी कि कृत्रिम दांत या जबड़ा लगाने वाले विशेषज्ञ को बोलते हैं। क्वेश्चन है, एक बॉक्स है जिसके फलक पर चित्र में दिखाए गए अनुसार शब्द में एक संख्या लिखी हुई है जो 2 अलग अलग कोनों से दिखाई देती है। बॉक्स पर उस फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा जिस पर 1 लिखा है यानी कि जिस पर 1 लिखा है? तो देखिए 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। तो इस केस में पहले क्या करते हैं, हम 1 के पड़ोसी को लिख लेते हैं। 1 के पड़ोसी कौन कौन से हैं? संलग्न सतह कौन कौन से हैं? तो 2 है, 5 है और 3 है। तो इसके संलग्न कौन कौन नहीं है? तो 4 नहीं है और 6 नहीं है, यानी कि 4 और 6 क्या है? इसके विपरीत हो सकते हैं। तो 6 या 4, तो ऑप्शन हो गया हमारा 75 का ए आंसर। एक निश्चित कोड में फैट बराबर 9 और रैट बराबर 13 है, तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा? तो देखिए F6A1T20, तो ये कितना होगा? 6 1 7 2 27। टोटल अल्फ़ाबेट कितना है? 3, तो 27 में यदि 3 से हम भाग देते तो हमें 9 मिलेगा, तो 9 यहाँ पे दिया हुआ है। अब रैट का देखिए R18A1T20, तो 8 1 9 2 1 3 39 है। 39 में ये अल्फ़ाबेट 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 13, तो 13 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से मैप का तो M होता है 13, A1P 16, तो 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 30। 30 में क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। तो आंसर हो गया ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को दिए गए पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो ये नेल देखिए NAIL और ये है LIAN, तो हुआ क्या है? ये आपस में ऐसे क्रॉस हो गए हैं, पलट गए हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा लिख दिया गया है। तो हैमर को हम उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? REMMAH, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 77 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि परफ्यूम को इस तरीके से कोडित किया गया है तो उसी कोड में सेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो F को देखिए, परफ्यूम को, तो P16 E5 R18 F6 U21 M13 E5 F6 N14 V22 G7 S19 F6 Q17। तो इसमें हुआ ये है कि ये 5 है, ये 6 हो गया है, ये 13 है तो ये 14 हो गया है, ये 21 है तो 22, 6 7 18 19, यानी पीछे से एक एक बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरीके से सेंट में पीछे से एक एक बढ़ाएंगे तो T20 है तो T का हो जाएगा U, N 14 है तो N के बाद आता है O तो UO, E के बाद आता है F, C के बाद आता है D
और एस के बाद आता है टी, तो UOFDT, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 छात्र एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, विजेताओं के पहले 3 स्थानों को कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो देखिए विजेताओं के 3 स्थान हैं, 1 2 3, 3 हो गया। तो पहला रैंक कितने लोग जीत सकते हैं? जो 6 के 6 लोग मतलब 6 लोग हैं उनमें से कोई भी जीत सकता है। दूसरा रैंक कौन जीतेगा? क्योंकि एक बंदा 6 में से एक बंदा पहला रैंक जीत चुका है, तो बचेंगे कितने? 5। तो 5 बंदे 2 रैंक सेकेंड रैंक पे आ सकते हैं, पाँचों में से कोई भी आ सकता है। फिर पहला और दूसरा हो गया, बचेंगे कितने? 4 लोग बचेंगे, तो इन चारों में से थर्ड रैंक आ सकता है। तो 6 गुने 5 गुने 4 यानी 6 5 30, 30 चौके 120, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या W सबसे छोटा वर्ग है जो 3 5 15 से विभाजित होता है, तो W का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 3 5 और 15 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 5 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 ही होगा। अब कह रहा है कि संख्या W एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 गुने 15, 3 गुने 15। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कितने जोड़ों की ज़रूरत होगी? तो इसमें एक और 3 चाहिए और एक और 5 चाहिए। तो ये मिल के कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 हो जाएगा और 5 गुने 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 के 9 और 25, 25 9 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संख्याओं के 4 जोड़े हैं, उनमें से 3 जोड़ों में दूसरी संख्या एक ही तार्किक तरीके से पहली संख्या से संबंधित है, इनमें से कौन सा विषम है? यानी कि जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 डिजिट हैं, तो ये 4 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 6 लिखा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है तो 5 लिखा है। 1 2 3 4 5, 5 लिखा है, 5 डिजिट है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये क्या अलग है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्लास ए की 8 मशीनें 9 घंटों में 400 वाट बिजली की खपत करती हैं, तो 10 घंटों में उसी क्लास की 18 मशीनों द्वारा बिजली की खपत हमें ज्ञात करनी है। तो वही जो ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो में फॉर्मूला बता चुका है, M1 गुने H1 बटे में W1 बराबर M2 गुने H2 बटे में W2। M क्या है? मशीन है, H घंटा है और W बिजली की खपत यानी कि कार्य के समान है, तो हमने वो लिख दिया है। अब देखिए M1 हमें क्या दिया है? M1 दिया है 8, H1 दिया है 9 और W1 दिया है 400। M2 क्या दिया है हमें? कितनी मशीनें हैं? 18 मशीनें हैं। उसके बाद H1 घंटे दिए हैं 10 और W2 यानी बिजली की खपत हमें पता करनी है, तो हमने मान लिया x। तो 8 गुने 9 बटे में 400 बराबर 18 गुने 10 बटे में x, 9 दूनी 18, 2 चौके 8, 4 से 100 बार में जो चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 1000 वाट। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त से ठीक पहले अनिल और दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे थे। अगर दीपक की परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा में गिर रही थी, तो अनिल का मुख किस दिशा की ओर था? तो समय क्या है? सूर्यास्त का समय है। इसका मतलब है कि सूरज किधर है? पश्चिम में है, तो सूरज यहाँ पे है। अभी ये सूरज है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यदि सूर्य पश्चिम में है तो किसी भी व्यक्ति की परछाई हमेशा किधर बनेगी? पूरब में बनेगी, पूरब दिशा में बनेगी। प्रश्न कह रहा है कि दीपक की परछाई उसके दाईं ओर गिर रही थी, इसका मतलब दीपक का दायां क्या है? पूरब दिशा है। यदि उसका दायां हाथ पूरब में है तो उसका मुख किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। यदि दायां, देखिए ऐसे बंदा है, इसका दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है और ये इधर, तो किधर देखेगा? उत्तर की तरफ देखेगा, मतलब सामने। तो ये हमारा इसका मुख क्या होगा? उत्तर की तरफ होगा। चूँकि अनिल और दीपक आमने सामने खड़े हैं, इसलिए अनिल का मुख किधर होगा? दीपक के विपरीत यानी कि दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम बन जाता है, पूरब पश्चिम बन जाता है इत्यादि, तो उत्तर पूरब क्या बन जाएगा? तो देखिए ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बोला है कि दक्षिण पूरब जो है उत्तर पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण पूरब क्या है? ये है। ये क्या बन गया है? ये साउथ ईस्ट होना चाहिए, ये बन गया क्या है? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट बन गया है।
यानी ये लाइन इधर आ गई है, ठीक है। पूरा पूरा घूम के कितना घूमी है, 180 डिग्री घूमी है। और बोला है कि पूरब जो है पश्चिम बन जाता है, इसी तरीके से आगे भी। तो जो पूरब है इधर आ गया है, यानी ये भी 180 डिग्री घूम गया है। तो उत्तर पूरब क्या बन जाएगा, तो उत्तर पूरब क्या है, ये है। तो ये 180 डिग्री घूम के किधर आएगा, इधर आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 84 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या आमने सामने बात कर रही थी। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाई दिशा में गिर रही थी तो अनीसा का मुख किस दिशा की ओर था। सेम समय क्या है, सूर्योदय का समय है, यानी सूर्य किस दिशा में है, पूरब दिशा में है, यानी कि सूरज इधर है, ठीक है। तो सूरज पूरब में है तो परछाई हमेशा किधर बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। प्रश्न क्या कह रहा है कि अनीसा की परछाई उसके दाईं ओर गिर रही थी, उसके दाईं ओर गिर रही थी, इसका मतलब अनीसा का दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर है। तो दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये वाला दायां हाथ है उसका, ये बायां हाथ होगा। तो यानी देख किधर रही होगी, वो दक्षिण की ओर देख रही होगी। यदि उसका दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर करेंगे आप, तो उसका जो मुंह है हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो अनीसा का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कैंडीज खरीदने के लिए रीटा ने अपने घर से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। तो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, यहाँ पे है ये, हमेशा दिशा बना लें आप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। खरीदने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, यानी कि मेरा दायां उसका बायां हो जाएगा। तो बाएं मुड़ जाती है और कुछ दूरी चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और चलना शुरू कर देती है। यहाँ पे आने के बाद फिर से बाएं मुड़ देती है और उधर चलना शुरू करती है, यानी किधर की ओर जा रही है ये, तो ये जा रही है उत्तर की ओर। तो ये कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो देखिए K11 F6 V22 G7, इसका लिखेंगे तो C3 X24 N14 Y25। तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -8, सॉरी मतलब 8 बचेगा, मतलब 8 घटा है इसमें, 6 है 24 घटाना है। तो 6 में क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में से 24 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर 22 है, 22 में 14 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 7 है, 7 में से 25 घटेगा नहीं, तो 7 में हम क्या कर देंगे, 26 जोड़ेंगे, 26 7 33, 33 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यानी हर बार 8 पीछे जा रहा है अपनी संख्या से। तो ये भी क्या है, 22 है, तो 22 पीछे जाके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर क्यू क्या है, 17, तो 17 पीछे जाएगा तो 9। G7 होता है, 7 में 26 जोड़ेंगे 33, 33 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 25। फिर R होता है 18, 18 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि NIYJ, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर और चौड़ाई 8 मीटर का है। तो इस प्लॉट का तार से घेराव करना है तो कितने मीटर लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। क्षेत्रफल क्या दिया है, 192 मीटर, तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, ये 192 दिया है, चौड़ाई हमें 8 मीटर दिया है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 192/8, तो 8 दूनी 16 और चौके 32, यानी लंबाई हमें मिल गया 24। तो किसी भी प्लॉट का घेराव करने के लिए हमें उसके परिमाप की आवश्यकता होती है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुने लंबाई 24, चौड़ाई 8, तो 2 गुने 32, तो 32 दूनी 64 मीटर की तार की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50, 55, 65 उम्मीदवारों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 45, 50 और 60 के रूप में प्राप्त हैं। तो सभी उम्मीदवारों का औसत अंक कितना है। तो देखिए बैच 1 में कितने बच्चे हैं, बैच 1 में 50 बच्चे हैं और एक औसत अंक दिया है 45। तो बैच 1 का कुल अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा 50 गुने 45, यानी कि 225, मतलब 225 और 0 उसमें लग जाएगा। फिर बैच 2 में कुल बच्चे कितने हैं, 55 है, औसत अंक क्या है 50 है, तो कुल अंक इसका क्या हो जाएगा 55 गुने 50, तो ये कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। फिर बैच 3 का कुल अंक, तो बैच 3 में 65 उम्मीदवार हैं और 60 इसका औसत है, तो 65 गुने 60, तो ये हो जाएगा 3900।
तो सभी उम्मीदवारों का कुल अंक ज्ञात कीजिए। सभी उम्मीदवारों का कुल अंक क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,900। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50, 55 और 60। तो 50, 55 और 65, सॉरी 65, 5 5 10 के 0 हाथ से ले, 5 5 10 6 16 1 17 170। तो संयुक्त औसत यानी कि कंबाइंड एवरेज हमारा कितना होगा, तो 8900 में 170 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 52.35। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव मैदान के उत्तर पश्चिम दिशा में कोने से 50 मीटर पर जॉगिंग करना शुरू करता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 400 मीटर तक चलता है। प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। तो दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि अगर हम बनाते हैं तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यानी कि यहाँ पे होगा उत्तर पश्चिम दिशा। यहाँ कोने से 500 मीटर पर जॉगिंग करना शुरू करता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो यहाँ पे है यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है उत्तर पश्चिम दिशा में कितना मीटर, 500 मीटर। यहाँ पे आने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी इधर दक्षिण है और कितना चलता है, 400 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु कौन है, ए है। वापस लौटने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, तो उसे ये न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 300 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र को चुनने के लिए विकल्प को चुने जो प्रश्न में दी गई है, जो छवि के समान है। तो प्रश्नाकृति दिया हुआ है हमें पहले से ही और हमें उत्तराकृति दिया है, हमें वही चुनना है। तो देखिए इसमें आकृति ये सब बाहर चली गई है, इसमें भी ये बाहर चला गया है, इसमें भी ये बाहर आ गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो देखिए इसमें किया क्या है कि 4 का क्यूब में यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 16 बराबर होगा 48। 6 का क्यूब में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 216 में से 36 जाएगा तो बचेगा 180। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सभी नाम क्या दर्शाते हैं, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, नागरहोल। तो ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना 1936 में, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था इसका। उसके बाद काजीरंगा कहाँ है, तो यह असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर कहाँ है, तो गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और नागरहोल कहाँ है, तो नागरहोल कर्नाटक में है, इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, मानव की बहन के पति की सास का मानव से क्या संबंध है। तो मानव यहाँ पे है, इसकी एक बहन है, इसका विवाह हुआ है यानी कि इस बहन का पति, इसकी सास यानी कि इसके पति की सास यानी कि इसकी क्या होगी, माँ होगी, इसकी पत्नी की माँ होगी। तो ये मानव की भी क्या होगी, माँ होगी। तो मानव के साथ क्या संबंध है, इसका माँ का संबंध है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास कुछ चॉकलेट्स थे, मैंने उनमें से 20% को अपने दोस्तों में से एक को दे दिया और शेष का 30% मेरे भाई को दे दिया। मेरे पास 112 चॉकलेट शेष हैं। तो शुरुआत में मेरे पास कितने चॉकलेट्स थे। तो मान लेते हैं शुरू में मेरे पास x चॉकलेट थे। तो x का 20% क्या किया मैंने, अपने दोस्तों को दोस्त में से एक को दे दिया। तो कितना बचा मेरे पास, 80% बचा। अब फिर जो शेष मतलब जो 80% बचा है उसमें से 30% मैंने भाई को दे दिया है, यानी अब हम मेरे पास कितना बचा, 70% बचा, बराबर 112। 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 4 7 42, 8 दूनी 16। तो x बराबर कितना हो गया, 200 हो गया, यानी उसके पास कितने चॉकलेट थे, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखन की शादी सुमन के साथ हुई है जो वेंकटेश की बेटी है। तो ये सुमन हो गई, इसका विवाह हुआ है लखन से और सुमन बेटी है किसकी, वेंकटेश की बेटी है। वेंकटेश के बेटे का लखन के साथ क्या संबंध होगा। तो वेंकटेश का एक बेटा होगा, तो ये सुमन का क्या होगा, भाई होगा। वेंकटेश का बेटा सुमन का भाई होगा, तो ये लखन का क्या लगेगा, ये लखन का साला लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 182
5 87, 87 6 93, 93 में से 2 घटा है -2, फिर ये 215, तो कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, और ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 11 में से 9 गया 2, फिर 95, यानी 5 में से 5 गया 0, और ये हो जाएगा 20, तो -20 हो गया। चूँकि कुछ भी इसमें यूनिफॉर्म हमको लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और इसमें हम देखेंगे कि 2 सीरीज बनेगा। कौन कौन सा, तो 182 93, 93 215, और 187 191, 191 195। तो देखिए 187 191 में कितना जुटा है, 4 जुटा है, और 191 से 195 में 4 जुटा है, यानी कि ये सही है। फिर 182 से 193 में कितना जुटा है, +11, और 193 में से 215, तो 5 में से 3 गया 2, और ये हो जाएगा 22, +22 जुटा है, यानी कि अगला क्या जुटेगा इसमें, 33 जुटना चाहिए। तो 215 में 33 जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 248, तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 98, यदि एक कूट भाषा में टाइटेनियम को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में प्लैटिनम को कैसे लिखेंगे। तो देखिए टाइटेनियम को टी का क्या होगा, 20 होगा, तो ये 20 यहाँ पे है। आई का होता है 9, तो 9 यहाँ पे है। टी का 20, तो टी का 20। ए का 1, तो ए का 1। एन का 14, तो एन ये 14 दिया है। I9, तो I9 यानी कि उसका स्थानीय मान ही सीधा दे दिया है। तो प्लैटिनम का हम लिखेंगे तो P16 L12 A1 T20 I9 N14 I9 U21 M13, तो 16 121 16 121 16 121 16 121। आगे बढ़िए 209 14, तो 209 14 209 नहीं है, गलत, 209 14 209 14, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 92 113, तो 92 113 यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या है। तो 5 में 20 जुटा है, 25 और 61 36, और 113 में से 61 घटाएंगे तो ये होगा 52, और 181 में से 113 घटाएंगे तो 68। अब 20 और 36 में देखिए कितने का अंतर है, तो ये है 16 का। 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 16 जोड़ेंगे तो 68, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 16, तो 8 6 14 के 4 हासिल है, 1 6 1 7 74 होगा, सॉरी 84 होगा, और 84 को 181 में जोड़ेंगे तो 4 1 5 18 8 26 265, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जब प्रश्न चित्र को मोड़कर बॉक्स बनाया जाता है तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस चित्र को चुनें जो डॉलर चिन्ह वाले मुख के विपरीत होगा। तो डॉलर चिन्ह वाले मुख, सिंगल डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो दिया है सिंगल डॉलर, तो इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत ये डबल स्टार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये डबल डॉलर के विपरीत ये वाला हो जाएगा, और इसके विपरीत ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।